हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म में आज हम दो क्वेश्चंस करके देखेंगे ताकि हमारी जर्नल क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन गो थ्रू कीजिए। हमारा क्वेश्चन कहता है XYZ तीन पार्टनर्स हैं और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:1 की। फर्स्ट पॉइंट है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ 2000 वर टू बी बोर्न बाय एंड आल्सो पेड बाय X अ पार्टनर। अब ये हमने रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का जब टॉपिक किया था तब हमने यही किया था कि जो भी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अगर पेड एंड बोर्न बाय द सेम पार्टनर हो देन देयर विल बी नो एंट्री। तो फर्स्ट केस में हमारी आएगी नो एंट्री। क्यों हो गई? क्योंकि पार्टनर ने ही बियर करने थे और उसी ने ही पे करने थे, दोनों ड्यूटीज उसने अपनी पूरी की हैं, देन देयर विल बी नो एंट्री। ठीक है, फर्स्ट केस की कोई एंट्री नहीं आएगी। देन है वाई अ पार्टनर टू bear realization expenses agreed at 1900, actual expenses paid by Y were 1500। अब क्या है कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो पार्टनर ने बियर करने थे वो हमने दिए हैं उसको 1900 के, जबकि एक्चुअल एक्सपेंसेस थे 1500। ठीक है, तो अब हमारी एंट्री 1900 से आएगी या 1500 से? एंट्री हम पास ऑन करेंगे विद 1900। ठीक है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो है वो वाई बियर कर रहा है, तो एंट्री आएगी हमारी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू वाइज कैपिटल अकाउंट। वाई बियर कर रहे हैं ना, अमाउंटिंग रुपीज 1900। फर्म ने जितने का उसके साथ एग्रीमेंट किया है या फर्म ने जितने भी वाई को पे ऑफ किए हैं हम सिर्फ एंट्री उससे करेंगे। एक्चुअल कितने में हुए, कम हुए, ज्यादा हुए, वो वाई देखेगा। ठीक है, तो फर्म ने वाई को कितने का दिया है अमाउंट 1900 का, हम एंट्री पास ऑन करेंगे विद अमाउंट रुपीज 1900। अब करते हैं थर्ड कहते हैं जनरल रिजर्व हैज अ बैलेंस ऑफ 18,000 ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन। जनरल रिजर्व का हम क्या करते हैं, जनरल रिजर्व को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अमंग द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एंट्री हमारी आती है जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड। जनरल रिजर्व को कभी भी हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते। ठीक है, तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू एक्स कैपिटल, टू वाइज कैपिटल अकाउंट, टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। जनरल रिजर्व है आपका 18,000 का और इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1। तो 9,000 एक्स के पास आएंगे, 6,000 वाई के पास और 3,000 जेड के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है वाई वॉज गिवन लोन ऑफ 50,000 बाय द फर्म। फर्म ने वाई को लोन दिया है। ठीक है, तो ये फर्म के लिए एसेट है। अब फर्म इस लोन का क्या करेगी, ये लोन उसके कैपिटल अकाउंट से टैली कर लिया जाएगा। तो एंट्री का पास ऑन करेंगे हम वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू लोन टू वाई। ठीक है, जो वाई को लोन दे रखा है उसका अमाउंट फर्म उसके कैपिटल अकाउंट से निकाल लेगी। अमाउंट कितना है आपका 50,000 का। क्लियर है ये? देन कहते हैं वाई अ पार्टनर टुक अ मशीन वैल्यूड एट 20,000। वाई ने टेक ओवर किया मशीनरी, एसेट टेक ओवर किया, तो एंट्री क्या आएगी वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन। रियलाइजेशन के थ्रू ही करेंगे ना हम, क्योंकि सारी की सारी एसेट्स और लायबिलिटीज क्लोज कर दी जाती है इन द रियलाइजेशन अकाउंट। अमाउंटिंग रुपीज 20,000। ठीक है, नेक्स्ट कहते हैं जेड अ पार्टनर एग्रीड टू पे अ क्रेडिटर ऑफ 30,000 फॉर 20,000। जेड एक पार्टनर है जो कि ये कहता है कि मैं क्रेडिटर को पे ऑफ कर दूंगा अमाउंटिंग रुपीज 20,000। तो हमारी एंट्री क्या आएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, क्योंकि क्रेडिटर को कौन पे ऑफ कर रहा है, जेड कर रहा है, अमाउंटिंग रुपीज 20,000।
अब क्रेडिटर आपका कितने का है कितने का नहीं वो नहीं, बल्कि जितने का भी जेड ने टेक ओवर किया हम उतने अमाउंट से एंट्री पास ऑन कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट कहते हैं अ पार्टनर हैड गिवन लोन टू द फर्म ऑफ 10,000, इट वाज रीपेड टू हिम। अब ए ने फर्म को लोन दिया हुआ है, फर्म के लिए वो लायबिलिटी है, सारी लायबिलिटीज को फर्म ने पे ऑफ करना है। अब पार्टनर्स के लोन के अकाउंट को अब हम कभी भी रियलाइजेशन में क्लोज नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, लोन बाय ए अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। ठीक है, फर्म क्या करेगी, जो ए से लोन लिया हुआ था उसकी रीपेमेंट कर देगी, तो एंट्री डालेगी लोन बाय ए टू बैंक अमाउंटिंग ₹10,000। लास्ट कहते हैं देयर वाज अ कॉन्टिजेंट लायबिलिटी ऑफ 37,000 इन रिस्पेक्ट ऑफ बिल डिस्काउंटेड बट नॉट मैच्योर्ड। All the discounted bill were honored, but an acceptor of a bill of 5,000 became insolvent, and 50 paisa in a rupee was received. The liability of the firm on account of this bill, discounted and dishonored, has not so far been recorded. ठीक है, अब एक बिल डिस्काउंट करवाया हुआ था 37,000 का। ठीक, सारी की सारी बिल डिस्काउंटेड जो थी वो क्लियर हो गए हैं, बस सिर्फ एक 5,000 का बिल था जो कि बैंक से डिस्काउंट तो करवा लिया गया था बट उसकी पेमेंट पूरी नहीं की गई। ठीक है, दैट मीन्स फर्म के पास लायबिलिटी स्टैंड बाय करके अमाउंट ₹5,000, फर्म ने तो वो पेमेंट करनी है। एंट्री क्या डालेगी फर्म, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। ठीक है, 5,000 के जो डिस्काउंटेड बिल की लायबिलिटी है जो रीपे नहीं हुआ है उसको फर्म रीपे करेगी, लायबिलिटी अराइज हुई है तो रियलाइजेशन टू बैंक करके वो लायबिलिटी पे ऑफ कर देगी। बट बीच में वो कहते हैं कि 50 पैसा इन रुपी वॉज रिकवर्ड, पैसा मिल भी रहा है, 5 का पूरा 5,000 खत्म नहीं हुआ बल्कि 2,500 रिसीव भी हो रहे हैं, उसकी भी एंट्री डाल दें, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन। ठीक है, जितने का अमाउंट मिल गया उसकी भी एंट्री डालो और जितनी लायबिलिटी फर्म ने पे ऑफ की है वो भी एंट्री डाली जाएगी। दोनों एंट्रीज अलग अलग ही शो करनी पड़ेगी आपको। क्लियर है, इस हिसाब से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो जाता है। अब करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन गो थ्रू कीजिए। हमारा क्वेश्चन कहता है एल और एन दो पार्टनर्स हैं जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:3 की, और वो फर्म डिसॉल्व हो रही है 28 Feb 2016 को, और हमें नीचे इंफॉर्मेशन दे रखी है। फर्स्ट कहते हैं क्रेडिटर फॉर 1,40,000 एक्सेप्टेड बिल्डिंग वैल्यूड एट 1,80,000 एंड पेड टू द फर्म ₹40,000। मतलब क्या हुआ कि एक क्रेडिटर था 1,40,000 का जिसने अपनी पेमेंट के अगेंस्ट बिल्डिंग एक्सेप्ट कर ली अमाउंटिंग ₹1,80,000 और फर्म को 40,000 की पेमेंट भी कर दी हुई है। ठीक है, अब ये हमें मालूम है कि जब भी हम एसेट को यूज करते हैं अगेंस्ट रीपेमेंट ऑफ एनी लायबिलिटी तब हम उसकी एंट्री नहीं डालते। ठीक है, तो ये 1,40,000 की जो क्रेडिटर ने की लायबिलिटी थी उसके अगेंस्ट उसने बिल्डिंग ली है 180 की, इसकी कोई भी एंट्री हम नहीं डालेंगे, पर जो 40,000 क्रेडिटर ने फर्म को पे किए हैं उसकी तो एंट्री डलेगी, पैसे आए हैं फर्म के पास तो एंट्री क्या डलेगी हमारी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। एंट्री हमारी डलेगी रियलाइजेशन के थ्रू ही, तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट अमाउंटिंग ₹40,000। सेकंड है और सेकंड क्रेडिटर फॉर 30,000 एक्सेप्टेड मशीनरी वैल्यूड एट 28,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम। तो इसकी एंट्री बनेगी, कोई एक क्रेडिटर है उसने अपनी जितनी भी लायबिलिटी थी उसके अगेंस्ट मशीनरी को एक्सेप्ट कर लिया हुआ इन फुल सेटलमेंट। ठीक है, फिर वही बात है कि एसेट को हम यूज कर रहे हैं टू रीपे द लायबिलिटी, देन देयर विल बी नो एंट्री। ठीक है, थर्ड केस करते हैं। थर्ड में क्या कहते हैं,
A third creditor amounting to rupees 70,000 accepted rupees 30,000 in cash and investment of the book value of 45,000 in the full settlement of his claim. मतलब एक हमारा क्रेडिटर था 70,000 का जो 30,000 का कैश भी ले लेता है और 45,000 की इन्वेस्टमेंट्स भी ले लेता है. तो जो इन्वेस्टमेंट्स उसने टेक ओवर किया है उसकी हम कोई एंट्री नहीं डालेंगे, बट जो फर्म ने 30,000 उसे पे किए हैं उसकी एंट्री तो हम डालेंगे. एंट्री क्या डालेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अमाउंटिंग रुपीज 30,000. क्लियर है? एसेट को जो भी यूज कर रहे हैं टू रीपे द लायबिलिटी वो हम एंट्री नहीं डालेंगे, बट जितने भी क्रेडिटर ने पे ऑफ किए हैं फर्म को वो एंट्री भी हम डालेंगे, या फर्म ने क्रेडिटर को पे ऑफ किया वो एंट्री हम जरूर डालेंगे थ्रू रियलाइजेशन अकाउंट. नेक्स्ट है लॉस ऑन डिसोल्यूशन वाज 4,000. लॉस हो रहा है, लॉस की क्या एंट्री डलेगी? एल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दें हम, ठीक है, और एम के कैपिटल अकाउंट को भी हम डेबिट करेंगे. 2 डालेंगे रियलाइजेशन अकाउंट. कितने का लॉस हो रहा है? 4,000 का. किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम? 2:3. तो एक के पास आएगा 1,600 और एक के पास 2,400 का. क्लियर है ये एंट्रीज? इन एंट्रीज में सिर्फ इतना ही देखने वाला है कि जितना भी हम एसेट को यूज कर रहे हैं अगेंस्ट द लायबिलिटीज उसकी हम एंट्री नहीं डालेंगे, बट अगर फर्म को कुछ पैसा मिल रहा है या फर्म कुछ पे कर रही है तब हम उसकी एंट्री डालेंगे थ्रू रियलाइजेशन. होप आपको दोनों क्वेश्चंस समझ आए होंगे. इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.